ये बच्चे कब समझदार होंगे। रघुवर प्रसाद जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो अध्यापक थे। उनकी पहचान एक कर्मठ अध्यापक के रूप में थी। अपने कितने ही छात्रों से भावनात्मक रिश्ता था रघुवर जी का। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कितने ही ऐसे छात्र थे जो सफल थे और यदि कहीं मिल जाते थे तो रघुवर जी के पैरों में पड़ जाते थे। इस सम्मान के आगे अपनी अच्छी खासी पेंशन भी रघुवर जी को छोटी लगती थी। वो अक्सर कहा करते थे, हमने शिक्षा को संस्कार के रूप में विद्यार्थियों में रोपा है। अब तो शिक्षा भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। शिक्षक के लिए छात्र एक ग्राहक है तो छात्र और उनके माता पिता के लिए शिक्षक एक सर्विस प्रोवाइडर। फिर वो एक लंबी सांस खींचकर बोलते, सही समय में जिंदगी गुजार गए हम। रघुवर जी के एक पुत्री और दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र इंद्र इंजीनियर था। वह अपनी पत्नी रेखा, एक पुत्र रोहन और एक पुत्री रोहिणी के साथ चंडीगढ़ में रहता था, जबकि छोटा पुत्र राजेंद्र रघुवर जी के साथ रहता था। वो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, ठीक ही कमा लेता था। उसके भी एक पुत्र शिखर और एक पुत्री शिखा थी। रघुवर जी की पत्नी प्रेमलता और पुत्री आभा और छोटे पुत्र का परिवार उनके साथ उनके पैतृक निवास मेरठ में ही में रहते थे। अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। बस यही एक चिंता रघुवर जी को थी कि नौकरी रहते पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। प्रेमलता जी भी इस विषय को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। इस कारण से ही रघुवर जी ने अपने फंड को किसी को नहीं दिया था। वो सोचते थे कि बस आभा का विवाह बिना पुत्रों पर जोर डाले ठीक से करके जो बचेगा वो पुत्रों को दे देंगे। रघुवर जी जितने मृदुभाषी थे, प्रेमलता जी उतनी ही कर्क स्वभाव की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी किसी भी विषय पर अड़ जाना उनका स्वभाव था। रघुवर जी ने जीवन भर उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही स्वभाव प्रेमलता का बहुओं के साथ भी था। बड़ी बहू आधुनिक परिवार से थी और प्रेमलता जी का बड़ा पुत्र भी अच्छा कमाता था, इसलिए प्रेमलता जी के अपनी बड़ी बहू से ज्यादा बनी नहीं। पोती पोतों की याद तो रघुवर जी और प्रेमलता जी को भी आती थी, परंतु प्रेमलता जी भी झुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए बस जैसे तैसे चल रहा था। हालांकि छोटी बहू रश्मि भी प्रेमलता जी के स्वभाव से कुंठ थी, लेकिन अपने पति के दबाव के कारण चुप रहती थी। प्रेमलता जी अक्सर अपने छोटे बेटे को ताना मारा करती थी, बड़ा वाला मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर चला गया, आंधी कमाई है, और एक चूहे धक्के खाकर भी बस 10-15 हजार पर अटका है। उसकी तो घरवाली भी MBA है, वो भी कमा लेती है, तेरी तो घरवाली भी BA ही है। सासू माँ की इन बातों पर रश्मि चिढ़ जाती और अपने पति राजेंद्र से कहती, हम कम कमाए या ज्यादा किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं। जो बड़े बहू बेटे पूछते भी नहीं, बड़ाई उनकी ही होती है। पत्नी को समझाते हुए राजेंद्र रश्मि से कहता, यार अब 60 साल की उम्र में माँ तो अपनी आदत बदल नहीं पाएंगी, इसलिए थोड़ा हमें ही एडजस्ट करना पड़ेगा। कहने देना इस बात पर रश्मि तो न कर जवाब देती, हमारे भी माँ है, उनके भी बहू है, हमारे वहाँ तो ऐसे नहीं होता। राजेंद्र पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहता, छोड़ना यार। रश्मि ने झल्लाते हुए कहा, क्या छोड़ दूं? मांग लिए 2 लाख स्कूल की फीस के नाम पर, और कितनी बड़ाई में कहती हैं तुम्हारी माँ भी। इंद्र ने लोन लिया है मकान और गाड़ी के नाम पर, तनख्वाह तो उसमें चली जाती है। कहती हैं कि बच्चे महंगे स्कूल में है, फीस भी ज्यादा जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद फिर से रश्मि ने बोलना शुरू किया, जरूरत कुछ ना है, बस माल इकट्ठा करना है। वैसे तो बड़ी बहू यहाँ आती भी नहीं, जब जरूरत होती है तो पता नहीं कैसे मुंह पट जाता है फोन करने का, बस सारा फंड खींचने पर लगे हैं। राजेंद्र ने खींचते हुए कहा, यार तुझे क्या दर्द है, उनका पैसा है, और वैसे इतना विश्वास रख, हिस्सा किसी का नहीं मरने देगी माँ। रश्मि ने भी गर्दन झटकते हुए कहा, मुझे जरूरत नहीं है किसी हिस्से की, बस मुझे गुस्सा जब आता है जब वो तुम्हें ये कहती हैं कि तुम्हारी कमाई उनके बड़े बेटे से कम है। कम है तो है, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी गुंजाइश के हिसाब से चलते हैं। मैं तो इतने पर भी खर्चीली लगती हूँ। राजेंद्र बाहर चला गया। इस तरह अक्सर विवाद हो जाता था। राजेंद्र ने भी अब महारत प्राप्त कर ली थी इस विवाद को झेलने में। रघुवर जी की बड़ी बहू चाहे सास के पास आए या न आए, लेकिन इंद्र और वो किसी न किसी रूप में अपनी जरूरतें इनसे जरूर पूरी कर लेते थे। इस बात को मेघा भी जानती थी, लेकिन चुप रहती थी। हालांकि उसे भी ये डर जरूर सताता था कि इस तरह उसके माता पिता उसकी शादी के लिए भी कुछ बचाएंगे या नहीं। बाहर ही बरामदे में कुर्सियां और सोफे पड़े थे, जहां पर रघुवर जी और प्रेमलता जी बैठे थे और अपने पोते और पोती को खिला रहे थे।
आभा अंदर ही बैठी टीवी देख रही थी। राजेंद्र रघुवर जी के पास आकर बैठ गया। उनमें आपस में कुछ बातें होने लगी। तभी राजेंद्र के फोन पर रेखा का फोन आया। राजेंद्र उठकर अलग चला गया। राजेंद्र ने काफी समय बाद की वापस आने पर बोला, माँ, भैया भाभी आ रहे हैं। परसों रघुवर जी झटके से उठे और बोले, क्या बालक भी साथ आ रहे हैं? इंद्र ने सहमति में सर हिलाया। बच्चे के आने की खबर सुनकर इंद्र, प्रेमलता जी, रघुवर जी और आभा सभी खुश थे। लगभग 3 साल के बाद आ रहे थे बच्चे। ये समाचार सुनकर आभा अपनी भाभी रश्मि के पास गई और बोली, देखा भाभी, 2 लाख का असर। 3 साल बाद भाभी घर आ रही हैं। रश्मि लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ देख रही हूँ। रश्मि और आभा के मध्य रिश्ता मधुर था। घर में सभी बहुत खुश थे इस समाचार को पाकर। देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब बच्चे घर आ गए। रोहन अब काफी जवान दिख रहा था। वो अब 10वीं कक्षा में आ गया था। आवाज भी थोड़ी भारी हो गई थी। रोहिणी भी अब छोटी सी नहीं रह गई थी। वो भी अब 7वीं कक्षा में आ गई थी। घर में हर्ष का माहौल था। आभा और रश्मि भी चहल पहल में खुश थे और रेखा से खूब बातें कर रहे थे। रोहन और रोहिणी शिखा और शिखर के साथ खेल रहे थे। शिखा अभी 9 साल की थी और शिखर मात्र 5 साल का था। रोहन और रोहिणी भी बहुत खुश थे शिखर और शिखा को देखकर। 2 दिन बीत गए थे। इंदिरा और रेखा को आए। अब बच्चे भी आपस में काफी घुल मिल गए थे। बड़े अपने कामों में लगे थे और बच्चे साथ साथ खेल रहे थे। तभी रोहिणी के रोने की आवाज आई। आवाज सुनकर रेखा दौड़ी हुई आई तो देखा शिखा भी रो रही है। रोहिणी ने रेखा से रोते हुए कहा, भाई ने मारा? बहुत जोर से। रेखा ने गुस्से में रोहन की तरफ देखा तो रोहन एकदम से सफाई देने वाले अंदाज में बोला, मम्मी इसने पहले शिखा को मारा, तब मैंने मारा। रेखा को ये अजीब लगा कि रोहन ने अपनी चचेरी बहन के लिए अपनी सगी बहन को मार दिया। शायद वो अनजान थी कि बच्चे इन रिश्तों के गणित को नहीं समझते। रेखा ने अपने भावों को संभालते हुए रोहन को डांटते हुए कहा, तू ज्यादा बड़ा हो गया है, हमसे कहता। रोहन ने तुरंत कहा, मेरी बहन कितनी छोटी है, रोहिणी इसे पिटेगी तो मैं इसे पिटूंगा। इतनी देर में ही प्रेमलता जी आ गई और बोली, चल छोड़ भी अब। आ बेटी रोहिणी, ये सब गंदे हैं, तू मेरे साथ चल, घुमा के लाती हूँ। इतना सुनते ही सारे बच्चे अपना झगड़ा भूल गए और सभी एक सुर में कहने लगे, अम्मा मैं भी चलूंगा घूमने। अम्मा प्लीज, जब नहीं लड़ेंगे। सब अपनी अम्मा के साथ घूमने चले गए। ऐसे ही चहल पहल में ये दिन भी बीत गया। रात को शिखा ने रोना शुरू कर दिया है कि वो रोहन भाई के पास सोएगी। रोहन इंदिरा और रेखा के कमरे में ही सो रहा था। शिखा भी वहीं सोने की जिद कर रही थी। ये देखकर रोहिणी जो दादी के पास सो रही थी वो भी कहने लगी कि मुझे भी मम्मी के पास ही सोना है। इस सब के मध्य रोहन तपाक से बोल पड़ा, चल रोहिणी तू अम्मा के पास सो, हमारे पास शिखा सोएगी। इतने में ही रश्मि ने शिखा को समझाते हुए कहा, बेटा आप हमारे पास सो जाओ, वहाँ परेशान हो जाओगी। तुरंत शिखा बोल पड़ी, नहीं मम्मी आप शिखर को सुला लो, मुझे रोहन भैया के पास सोना है। रश्मि शिखा को खींचतान कर कमरे में ले आई। ये बात रेखा और रश्मि दोनों को परेशान कर रही थी कि उनके बच्चे रिश्तों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। रश्मि ने कमरे में गुस्से से शिखा को सुलाया। वो सुबक रही थी। राजेंद्र भी लेटा हुआ था। रश्मि गुस्से में बड़बड़ा रही थी, मेरे तो बच्चे भी पागल ही पैदा हो गए, ताऊ ताई के पास सोएगी, वो सुलाना भी चाहती हैं तुझे। तुरंत शिखा ने लेटे लेटे सुबकते हुए कहा, सुला रहे थे आप ले आई, आप गंदी हो। ये बात सुनकर रश्मि ने शिखा को जलती हुई निगाहों से देखा। शिखा भी चुपचाप रश्मि के बगल में दुबक गई। रश्मि ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, जब तेरे चोट लगी थी तो किसी ने फोन करके भी नहीं पूछा था, प्यार होता तो एक बार तो पूछते। जब शिखर बीमार हुआ था तो अपने मायके तो आ गई थी, पर 30 किलोमीटर चल के यहाँ तक नहीं आया गया। लड़ाई सास से थी या मेरे बच्चों से? वो तो बस पैसा लेने के समय याद आते हैं सास ससुर, और हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमसे भी बोलना पड़ता है। पर मेरे तो बालक भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कब अकल आएगी इन्हें। इतने में ही राजेंद्र बोल पड़ा, यार अब सोने भी दो। रश्मि तो न कर बोल पड़ी, सो जाओ जी लो, कुछ नहीं बोलूंगी। बोलो भी कैसे, मेरी आवाज तो मेरा पति ही दबा देता है। कुछ ऐसा ही माहौल इंद्र और रेखा के कमरे में था। वहाँ भी रेखा रोहन पर अपनी भड़ास निकाल रही थी। तमीज तो है ही नहीं, इतना तेज मारा इसने रोहिणी के, मेरी बहन है,
उनकी माँ तो नहीं चाहती कि वो पास भी लगे तुम्हारे, और एक ये हैं जी प्यार ढूला रहे हैं उन पर। रोहन सहमा सा बोला, वो भी तो मेरी बहन ही है। रेखा तुरंत झिड़कते हुए बोली, चुप कर, आया बड़ा भैया बनने वाला, जानता नहीं है तुम्हारा ही हक खा रही है उनकी माँ यहाँ रहकर, सारा फंड खा रहे हैं। हमें तो कभी जरूरत हो तो हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ती है, उस पर भी मैं ही बुरी हूँ। आ जाते हैं बेशर्म बनकर। नहीं तो रश्मि और राजेंद्र तो चाहते ही नहीं कि यहाँ आए। मेरे तो बच्चों के लिए भी वो ही अच्छे, पता नहीं कब बड़े होंगे मेरे बच्चे। इस तरह रात गुजर गई और अगले दिन फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। राजेंद्र नौकरी पर चला गया था, जबकि इंद्र कुछ पुराने मित्रों से मिलने बाहर गया था। घर में रघुवर जी, प्रेमलता जी, आभा, रेखा, रश्मि और बच्चे थे। रेखा और रश्मि अंदर कुछ काम कर रही थी, बाकी लोग सुबह का काम निपटा कर बरामदे में बैठे थे और बच्चे खेल रहे थे। तभी बच्चों में किसी बात को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अब की बार लड़ाई रोहन और शिखा में हुई थी। शिखा सुलभ मन थी, बोल पड़ी, मुझे पता है आप मुझे प्यार नहीं करते, जब मेरे चोट लगी थी देखने भी नहीं आए थे। इतना सुनते ही रोहन भी बोल पड़ा, ज्यादा मत बोल, यहाँ कोई नहीं चाहता कि हम आए यहाँ पर, चाचा चाची भी नहीं चाहते, उन्हें तो ये लगता है कि हम पैसे ले जाएंगे। शिखा भी बोल पड़ी, पैसे ही तो लेने आते हो तुम दादा दादी को प्यार ही कहाँ करते हो, तुम उनसे पैसे लेने आते हो। रोहन भी बोल पड़ा, तुम गंदी हो और मेरी बहन तो बस रोहिणी है। शिखा भी बोल पड़ी, मेरा भाई भी शिखर है। ये सब सुनकर रेखा और रश्मि भी भीतर से बाहर आ गए और दोनों बच्चों को चुप करा के अंदर ले गए। रघुवर जी और प्रेमलता एकदम से चुप होकर बैठ गए थे। आभा को मानो सांप सूंघ गया था। रेखा और रश्मि झिमक गई थी, लेकिन शायद दिल में कहीं